क्या आप बताएंगे कि ये किस दौर का और किस कौम का तर्ज तामीर है? खावर ने कहा। अगर बुर्जों की तादाद 12 है तो फिर ये ज्योतिष तर्ज तामीर है, और अगर इससे ज्यादा है तो फिर ये खलाई तर्ज तामीर होगा, और 12 से कम है तो इसे खाली तर्ज तामीर कहा जा सकता है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, उम्मीद है जनाब प्रिंस इसकी सरकारी तौर पर वजाहत भी फरमाएंगे ताकि हम जैसे कम इल्म अफराद प्रिंस की आला तालीम से फैज़याब हो सके। खावा ने हंसते हुए कहा, वजाहत के लिए हमने सेक्रेटरी रखा हुआ है। सेक्रेटरी? इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस प्रिंस, जोसेफ ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। हमारी तकरीर दिल पजीर बाबत तर्ज तामीर की वजाहत की जाए ताकि प्रिंस की इल्मियत और फजीलत का रोक खड़ा रहने के बजाय बैठ जाए। इमरान ने कहा, सॉरी प्रिंस, मैं आपका सेक्रेटरी हूँ, इसलिए आपकी तौहीन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रिंस की बात की वजाहत तलब करना या देना दोनों ही सरकारी तौर पर तौहीन के दायरे में आते हैं। जोसेफ ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी जान छुड़वाते हुए कहा, इसका मतलब है कि कम इल्मों को समझाने के लिए हमें खुद ही उस्ताद बनना पड़ेगा, और उस्ताद का दर्जा जो उनके रियासत ढम्प में किंग ऑफ प्रिंस से भी ज्यादा समझा जाता है, इसलिए उस्ताद बनने में हमारी तौहीन नहीं हो सकती। तो वजाहत होती है कि संस्कृत में जिसे इल्म ज्योतिष कहा जाता है, इसे फारसी में इल्म नजूम का नाम दिया जाता है, और इल्म नजूम में 12 बुर्ज होते हैं। इसलिए अगर इस महल के 12 बुर्ज हैं, तो फिर ये महल किसी ज्योतिष या नजूमी ने बनवाया होगा, इसलिए इसका तर्ज तामीर ज्योतिष कहलाएगा। और अगर 12 से ज्यादा है तो फिर बुर्जों के अंदर खला की तादाद बढ़ जाएगी, इसलिए इसे खलाई कहा जा सकता है। और अगर कम है तो यकीनन ये बुर्ज अंदर से खाली होंगे, इसलिए इसे खाली तर्ज तामीर ही कहा जाएगा। इमरान ने वजाहत करते हुए कहा, और खावर और चौहान दोनों ही इस वजाहत पर बेख्तियार हंस पड़े। मास्टर, इसे प्याला तर्ज तामीर भी तो कहा जा सकता है। मेरा मतलब है कि अगर ये प्यालों की तरह होते हैं तो ये बुर्ज। अब तक खामोश बैठे हुए जवाना ने अचानक कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। उसी लम्हे जोसेफ ने कार मोड़ी और उसे महल के खुले फाटक में से अंदर ले गया। वसी और रीर सहन के बाद एक बहुत बड़ा पोर्च मौजूद था, जिसमें 2 बड़ी लेकिन इंतहाई जदीद मॉडल की कारें मौजूद थी। जोसेफ ने पोर्च में जाकर कार रोकी और फिर तेजी से नीचे उतरा ही था कि जवाना, चौहान और बाकी 3 भी खुद ही कार से नीचे उतर आए। अलबत्ता इमरान अंदर ही बैठा रहा। जोसेफ ने आगे बढ़कर खुद दरवाजा खोला। हम सही जगह पर पहुंच गए हैं प्रिंस, जोसेफ ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है सेक्रेटरी? इमरान ने कार के अंदर से पूछा। यस प्रिंस, जोसेफ ने जवाब दिया। तो इमरान सर हिलाता हुआ नीचे आया कि अचानक बरामदे में एक अधीर उम्र आदमी नमूदार हुआ। उसके जिस्म पर 3 पीस सूट था। वो हैरत से इमरान और उसके साथियों को देख रहा था। फिर वो तेजी से आगे बढ़ा। मेरा नाम आजम है, मैं नवाब साहब का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। उस अधीर उम्र आदमी ने हैरत भरी नजरों से इमरान को देखते हुए कहा। सेक्रेटरी, इसे बताया जाए कि नवाब साहब ने खुद हमारा इस्तकबाल करने के बजाय अपने पर्सनल सेक्रेटरी को भेजकर हमारी तौहीन की है। इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। प्रिंस ऑफ ढम्प नवाब साहब से मुलाकात के लिए तशरीफ लाए हैं, और प्रिंस ऑफ ढम्प रियासत ढम्प के वली अहद भी हैं, इसलिए नवाब साहब को उनकी इस्तकबाल के लिए खुद आना चाहिए था। जोसेफ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। ओह प्रिंस ऑफ ढम्प, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। आपकी तशरीफ आवरी की हमें इत्तला ही ना थी। मैं नवाब साहब को इत्तला करता हूँ, वो खुद आपको इस्तकबाल करेंगे। पर्सनल सेक्रेटरी ने घबराए हुए लहजे में कहा और तेजी से वापस मुड़ने लगा। ठहरो, हम इंतजार के आदी नहीं, इसलिए हम नवाब साहब की तरफ से खुद ही अपना इस्तकबाल कर लेते हैं, इमरान ने कहा और फिर आगे बढ़ने लगा। अब सूरत ये थी कि इमरान के पीछे जोसेफ और जवाना चल रहे थे, जबकि खावर और चौहान उन दोनों के पीछे थे। उन दोनों के चेहरों से ऐसा महसूस होता था जैसे उन्होंने भी चलना बेहद अजीब सा महसूस किया हो। तशरीफ लाइए प्रिंस, आजम ने कहा, और फिर वो उन्हें एक आलीशान और जदीद अंदाज में सजे हुए ड्राइंग रूम में ले आया। मैं नवाब साहब को इत्तला देता हूँ, आप तशरीफ रखें, आजम ने कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तशरीफ रखने में आप भी शामिल हैं,
عمران نے چوہان اور خاور سے مخاطب ہو کر کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہم نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں۔ خاور نے سنجیدہ لہجے میں کہا، درباریوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ پرنس کی قصیدہ گوئی، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور خاور اور چوہان دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ اور پھر ابھی انہیں وہاں بیٹھے 5-10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کی بھاری اور موٹی مونچھیں دونوں طرف سے اس طرح مڑی نظر آ رہی تھی جیسے ان کے اندر لوہے کی سلاخیں فٹ کر دی گئی ہوں۔ چہرہ بھاری تھا، آنکھوں میں ایسی سرخی تھی جیسے وہ مسلسل شراب پینے کا عادی ہو۔ اس کے چہرے کا ایک حصہ برف زدہ، اس کے جسم پر انتہائی قیمتی کپڑے کا 3 پیس سوٹ تھا۔ اس کے ہاتھ میں پائپ اور غیر ملکی پاؤچ موجود تھا۔ اس کے پیچھے نوجوان اور خوبصورت لڑکی بھی تھی جس کے بال جدید فیشن میں تھے۔ اس کے جسم پر شوخ رنگ کا لباس تھا، گلے میں اس نے لاکٹ پہنا ہوا تھا، اور دونوں کے پیچھے وہی پرسن سیکرٹری اعظم عمران کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کھڑا ہوا تو اس کے ساتھ خاور اور چوہان بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کسی ریاست کے پرنس تشریف لائے ہیں، اس بھاری جسم والے آدمی نے کہا۔ اس کے لہجے میں بھاری پن اور تحکم کی جھلکیاں موجود تھی۔ عزت مآب پرنس آف ڈھم، ریاست ڈھم کے ولی عہد جناب علی عمران، جوزف نے بڑے بات ماد لہجے میں عمران کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ اب ہمارا تعارف ہو گیا ہے، اس لیے ریاست ڈھم کے قانون کے مطابق آپ اپنے ساتھیوں کا تعارف ہم پہ فرض ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے سیکرٹری کم باڈی گارڈ جوزف ہیں، یہ ہمارے باڈی گارڈ جوانا ہے، اور ہمارے خاص درباری خاور اور چوہان صاحبان ہیں۔ عمران نے باقی سب کا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام نواب رضا ہے، جبکہ یہ میری بیٹی گلشن جہاں ہے، لیکن آپ کی ریاست کا نام تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ نواب نے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، خود بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ گلشن جہاں بھی بیٹھ گئی، لیکن ان دونوں کے چہروں پر حیرت کے تاثرات موجود تھے۔ شکریہ۔ ریاست ڈھم کو ہمالیہ کے دامن میں واقع ایک آزاد ریاست ہے۔ اقوام متحدہ میں ہماری ریاست بطور مبصر شامل ہے۔ سیکرٹری اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے سرٹیفکیٹس آپ کی خدمت میں ملاحظہ کرنے کے لیے پیش کرے گا، عمران نے کہا، اور پھر جوزف نے جیب سے خوبصورت سا لیٹر کور نکالا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں نواب صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ نواب صاحب نے کور لے لیا، پھر اسے کھول کر دیکھنے لگا، پھر انہوں نے یہ کور اپنے صاحبزادے کی طرف بڑھا دیا۔ اب ان کے چہرے پر واقعی مرغوبیت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پرنس نے ہمیں عزت بخشی، نواب صاحب نے اس بات قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مڑ کر اپنے عقب میں کھڑے ہوئے سیکرٹری کی طرف دیکھا، اور سیکرٹری خاموشی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہماری خوش قسمتی تو 2 گنا ہو چکی ہے کہ ہمیں بیک وقت نواب صاحب اور ان کے صاحبزادے سے تعارف بھی حاصل ہو گیا ہے۔ ہم ریاست ڈھم کی طرف سے نواب صاحب اور ان کی صاحبزادی کو ریاست ڈھم بطور مہمان تشریف لانے کی دعوت دیتے ہیں، عمران نے کہا۔ بے حد شکریہ، نواب صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں پاکیشیا میں رہتے ہیں؟ گلشن جہاں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پاکیشیا کے دارالحکومت میں ہمارا محل ہے، اس طرح کافستان میں بھی اور دنیا کے ہر بڑے ملک میں موجود ہے۔ یہ ہماری طبیعت پر منحصر ہے کہ ہم اب کب کہاں رہنا چاہتے ہیں۔ ویسے ہمیں ذاتی طور پر پاکیشیا پسند ہے، اس لیے ہم نے اس سال پاکیشیا میں زیادہ وقت گزارا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ملازمین ٹرالی دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ٹرالی میں ایک جمع مشروب اور ساتھ ہی گلاس رکھے ہوئے تھے۔ جوزف نے جلدی سے آگے بڑھ کر پہلے مشروب ایک گلاس میں ڈالا اور اسے پی گیا، پھر وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، نواب صاحب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ریاست ڈھم کے قانون کے مطابق پرنس اس وقت تک کوئی چیز کھا یا پی نہیں سکتے جب تک سیکرٹری پہلے اس چیز کو استعمال نہ کرے اور پھر 15 منٹ تک اس کا اثر نہ دیکھ رہے، اور ریاست ڈھم کے قانون کے مطابق پرنس کی موجودگی میں پرنس کے ساتھی کچھ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کمال ہے،
अजीब रवाज है। नवाब साहब ने हैरत भरे लहजे में कहा। प्रिंस, आपकी यहाँ तशरीफ आवरी कैसे हुई? अचानक गुलशन जहां ने कहा। अरे हाँ, ये बात तो मैं पूछना भूल ही गया था। नवाब साहब ने भी चौंकते हुए कहा। हम बर्दिखावे के लिए हाजिर हुए हैं। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो नवाब साहब बेख्तियार चौंक पड़े। गुलशन जहां के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभर आए थे। बर्दिखावा? क्या मतलब? नवाब साहब ने हैरान होकर कहा। वो इन्हें बर्दिखावे का मतलब ही नहीं मालूम था। किंग ऑफ ढम्ब एक खूबसूरत, नेक सीरत और आला खानदान से ताल्लुक रखने वाली खातून को अपनी बहू बनाने के ख्वाहिशमंद है और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक रियासत के मखसूस लोग पूरी दुनिया में उन सिफात के हामिल खातून के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए फैल गए। बेशुमार और लातादाद खवातीन के क्वाइफ इकट्ठे किए गए, तस्वीरें मुहैया की गई जिन्हें किंग और क्वीन ने अपनी मखसूस नजरों से जांचा और आखिरकार किंग और क्वीन दोनों एक खातून पर मुत्तफिक हो गए और शायद शादी के बाद पहली बार उनके दरमियान किसी एक बात पर इत्तेफाक हुआ होगा। बहरहाल वो खातून आपकी साहबजादी मोहतरमा गुलशन जहां है, जिनकी मलकूती हुस्न, जिनकी नेक सीरती और जिनके आला खानदान ने किंग और क्वीन दोनों को इस कदर मुतासिर किया कि किंग ने हमें हुक्म दिया कि हम नवाब साहब की खिदमत में पेश हों ताकि नवाब साहब की साहबजादी रियासत ढम के मौजूदा वलीअहद और आइंदा के किंग को देख सके। इसके बाद रियासत ढम के वजीर आज़म यहाँ तशरीफ लाएंगे और रिश्ता मुनाखत के लिए सिलसिला जनबानी करेंगे। इमरान ने बड़े मौदबाना लहजे में कहा। क्या करेंगे? जनबानी? और ये रिश्ता मुनाखत क्या मतलब? कि आप किस किस्म की जुबान बोलते हैं प्रिंस? नवाब साहब ने हैरान होकर कहा। जनाब, प्रिंस का मतलब है कि जब आप प्रिंस को बर्दिखावे में कामयाब करार देंगे तो वजीर आजम साहब प्रिंस और आपकी साहबजादी की शादी के सिलसिले में सरकारी तौर पर बातचीत करने के लिए यहाँ तशरीफ लाएंगे। अचानक खावर ने बोलते हुए कहा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? नवाब साहब ने यकलख झटका खाते हुए कहा। उनके चेहरे पर हैरत के साथ साथ हल्के हल्के गुस्से के तासुरात भी उभर आए थे, जबकि गुलशन जहां के चेहरे पर बेख्तियार मुसरत और शर्म के मिले जुले तासुरात नुमाया हो गए थे। जनाब, बेटियां तो बादशाहों की भी ब्याही जाती हैं और फिर प्रिंस ऑफ ढम्ब जैसा रिश्ता तो चिराग जलाकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इस बार चौहान ने कहा। उन्होंने वाकई अब दरबारियों की तरह इमरान की कसीदा गोई शुरू कर दी थी। आपकी तालीम क्या है प्रिंस? मेरी बेटी तो ग्रेटलैंड से मास्टर्स हासिल कर चुकी है। नवाब साहब ने होंठ चबाते हुए कहा। गुड। आपने बर्दिखावे का इंटरव्यू शुरू कर दिया। गुड। हम प्रिंस हैं नवाब साहब, और प्रिंस के लिए तालीम जरूरी नहीं होती। बगैर तालीम के भी प्रिंस ही होता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब है आप तालीम याफ्ता नहीं हैं? नवाब साहब के लहजे में हल्की सी नागवारी थी। आप किस किस्म की तालीम हासिल करने को तालीम याफ्ता समझते हैं? वो जिसने गुलिस्तान, बोस्तान, सादी, दीवान, हाफिज शिराजी और मौलाना रूमी और निजामी को पढ़ा रहा हो, या जिसने सरकारी तौर पर चलने वाले प्राइमरी स्कूल में 5 जमातें पास की हों, या किसी हाई स्कूल से 10 जमातें पास की हों, आप किसे तालीम याफ्ता समझते हैं? इसकी आप वजाहत फरमा दें। इमरान ने बड़े मौदबाना लहजे में कहा। मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से तालीम हासिल करने वाले को तालीम याफ्ता समझता हूँ। आजकल के दौर में कौन ये गुलिस्तान, बोस्तान वगैरह पढ़ता है? नवाब साहब ने मुंह बनाते हुए कहा। किस मुल्क की यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान, काफिस्तान या रियासत ढम की यूनिवर्सिटी? इमरान ने बाकायदा जरा शुरू कर दी थी। वैसे तो मेरी नजर के मुताबिक ग्रेटलैंड की यूनिवर्सिटियां ज्यादा अच्छी हैं, क्योंकि इन यूनिवर्सिटी को कायम हुए सैकड़ों साल गुजर चुके हैं और वहां से तालीम हासिल करने वाले का अपना एक एजाज होता है। लेकिन चलो, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ही सही। बहरहाल यूनिवर्सिटी की तालीम तो जरूरी है, इसके बगैर तालीम याफ्ता होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। नवाब साहब ने कहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आपकी क्या राय है? इमरान ने पूछा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तो क्या कहने, पूरी दुनिया में इसकी डिग्री को सबसे ज्यादा मोतबर समझा जाता है। नवाब साहब ने कहा। इस लिहाज से तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपकी नजरों में बहरहाल तालीम याफ्ता कहलाए जाने का हकदार हूँ। हालांकि मेरी नजर में
कुरान और हदीस की तालीम सबसे पहले, फिर गुलिस्तान बोस्तान, दीवान हाफिज शिराजी, दीवान गालिब, मसनवी मौलाना रूम और कुलियात इकबाल का इल्म हासिल करने वाला ही तालीम याफ्ता कहलाए जाने का सही हकदार होता है। लेकिन बहरहाल, चूंकि आप बेटी के वालिद हैं, आपकी राय को इस वक्त फौकियत हासिल है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से साइंस में मास्टर डिग्री यानी MSc करने के बाद साइंस में डॉक्टरेट यानी DSc किया हुआ है। इमरान ने जवाब दिया तो नवाब और उसकी बेटी दोनों की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। क्या वाकई? क्या आप दुरुस्त कह रहे हैं? नवाब साहब के मुंह से बेख्तियार निकला। सेक्रेटरी, इमरान ने साइड में मौदल खड़े हुए जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस प्रिंस, जोसेफ ने बड़े मौदबाना लहजे में कहा। हर हाइनेस किंग ने यकीनन बर्दे खावे के लिए तुम्हें पूरी तरह तैयारी करा कर भेजा होगा, इमरान ने कहा। यस प्रिंस, जोसेफ ने जवाब दिया। तो नवाब साहब को हमारी तालीमी डिग्रियां पेश की जाए, इमरान ने कहा। तो जोसेफ ने अपनी बड़ी सी साइड जेब से एक और कवर निकाल कर नवाब साहब की तरफ बढ़ा दिया। नवाब साहब ने इस तरह देखा जैसे उन्हें अब तक यकीन न आ रहा हो। फिर उन्होंने कवर खोला और उनके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। उन्होंने कवर गुलशन जहां की तरफ बढ़ा दिया। मुझे वैसे ही यकीन आ गया है डैडी, गुलशन जहां ने मुस्कुराते हुए कहा। तो नवाब साहब ने चौंक कर अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर इस अंदाज में सर हिलाया जैसे बात उनकी समझ में आ गई हो। हमें भी यकीन आ गया है। शुक्रिया प्रिंस, आप वाकई न सिर्फ तालीम याफ्ता हैं बल्कि आला तालीम याफ्ता हैं। नवाब साहब ने गहरा सांस लेते हुए कवर वापिस जोसेफ की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जोसेफ ने कवर लिया और उसे बंद करके जेब में डाल दिया और फिर तेजी से आगे बढ़ा। उसने जग में मौजूद मशरूब गिलास में डाला और गिलास अदब से इमरान की तरफ बढ़ा दिया। हमारी तरफ से हमारे दरबारियों को भी मशरूब पेश किया जाए, इमरान ने गिलास लेते हुए कहा। यस प्रिंस, जोसेफ ने कहा और मशरूब 2 गिलासों में डालकर उसने एक एक गिलास चौहान और खावर की तरफ बढ़ा दिया। ये हमारी इज्जत अफजाई है प्रिंस, और इसके लिए हम नवाब साहब और आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। दोनों ने खड़े होकर और अदब से सर झुकाते हुए कहा। डैडी, अगर आप इजाजत दें तो मैं प्रिंस से रियासत ढंग के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर लूं। मुझे इस रियासत से खासी दिलचस्पी पैदा हो गई है, अचानक गुलशन जहां ने नवाब साहब से मुखातिब होकर कहा। इस दौर में डैडी से इजाजत लेना वाकई आपकी नेक सिरती की दलील है मिस गुलशन जहां, और हमें आपकी ये बात सुनकर दिली मुसरत हुई है, नवाब से पहले इमरान ने बात करते हुए कहा। गुलशन बेहद सादतमंद लड़की है और प्रिंस, मुझे आपके यहाँ आमद से बेहद मुसरत हुई है, और हम दोनों बाप बेटी जल्द ही आपकी रियासत ढंग पे आपकी मेजबानी का लुत्फ उठाने आएंगे। इसके बाद फिर शादी के बारे में बात हो सकती है, पहले नहीं। वैसे आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, अब जब तक चाहें यहाँ ठहर सकते हैं। इस हवेली को अपना ही समझिए, हमें आपकी मेजबानी करके दिली मुसरत होगी। गुलशन आपका साथ देगी। मुझे अलबत्ता इजाजत दीजिए क्योंकि मेरा इबादत का वक्त हो गया है। अब खाने पर दोबारा मुलाकात होगी, नवाब रजा ने इंतहाई संजीदगी में कहा और कुर्सी से खड़ा हो गया। इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया नवाब साहब। हमें यकीन है कि गुलशन जहां के साथ हमारा वक्त बेहद अच्छा गुजरेगा। इमरान ने भी उठकर खड़े होते हुए कहा और उसके उठते ही खावर और चौहान उठ खड़े हुए, जबकि जोसेफ और जवाना पहले से ही खड़े थे। नवाब साहब खामोशी से वापस मुड़े और धीरे धीरे कदम उठाते कमरे से बाहर निकल गए। आइए प्रिंस, मैं आपको मेहमान खाना दिखा लाऊं, गुलशन ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, इमरान ने कहा और गुलशन के दरवाजे की तरफ मुड़ते ही वो भी उसके पीछे चल पड़ा। जोसेफ और जवाना जल्दी से उसके पीछे फौजी अंदाज में चलने लगे, जबकि खावर और चौहान उनके पीछे थे। वो दोनों बार बार एक दूसरे को माने खेज नजरों से देख रहे थे, क्योंकि कुछ कहना चाहते हों लेकिन माहौल साजगार ना होने की वजह से कोई बात न कर पा रहे थे। ड्राइंग रूम से निकलकर वो इस तरह जलूस की सूरत में चलते हुए इमारत के जनूबी हिस्से में वाक़ एक शानदार हिस्से में पहुंच गए, जहां बावर्दी मुलाजिम मौजूद थे। फिर उन सबको अलग-अलग कमरे दिए गए। क्या आप मेरा कमरा देखना पसंद करेंगे प्रिंस? वहाँ नवादात की बेहतरीन कलेक्शन मौजूद है, गुलशन जहां ने इमरान से मुखातिब होकर कहा।
آپ سے بڑھ کر نادر چیز اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ عمران نے اپنے مخصوص شگفتہ لہجے میں کہا تو گلشن جہاں کے چہرے پر جیسے مسرت کے فوارے سے پھوٹ پڑے۔ وہ واقعی عمران کی شخصیت اور وجاہت سے بے حد متاثر ہوئی تھی۔ اس کے دیو جیسے باڈی گارڈوں، اس کی خوش پوش شاندار اور وجیح قربانیوں سے ذہنی طور پر بے حد متاثر ہو چکی تھی، اور عمران گلشن جہاں کے ساتھ اسے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرہ واقعی شاندار اور خوبصورت اور نفیس انداز میں سجا ہوا تھا۔ وہاں واقعی نوادرات بھی موجود تھے، لیکن عمران نے دیکھا کہ وہ نوادرات کچھ زیادہ اہمیت کے حامل نہ تھے، لیکن عمران نے ان کی تعریف میں کچھ ایسے زمین آسمان کے قلابے ملائے کہ گلشن جہاں کی حالت دیکھنے والی تھی۔ مس گلشن جہاں، اگر آپ برا نہ مانے تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے والد نواب صاحب کی جاگیر کتنی ہے؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں اس لیے آپ کو یہاں لائی ہوں تاکہ آپ سے کھل کر باتیں ہو سکیں۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بات چھپائی جائے کہ بعد میں اس کی وجہ سے کوئی ذہنی یا جذباتی خلش پیدا ہو جائے۔ اچانک گلشن جہاں نے انتہائی سمجھے لہجے میں کہا، آپ کی یہ صاف کوئی بھی آپ کی اعلیٰ ظرفی کی دلیل ہے مس گلشن جہاں۔ ویسے آپ کو کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، میں پرنس ہوں اور ایک آزاد ریاست کا ولی عہد ہوں، اس لیے ہماری نظروں میں کسی جاگیر وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی۔ ہماری نظروں میں وقت نیک سیرتی اور اعلیٰ خاندان کی ہوتی ہے۔ آپ کا کیا ہے کہ کنگ آف ڈھم کے مخبروں نے جب آپ کے بارے میں انہیں اطلاع دی ہوگی تو کیا آپ کے اور آپ کے ڈیڈی کے بارے میں خواہش جمع نہیں کیے ہوں گے؟ یقیناً ایسا ہوا ہے۔ کنگ کو یہ بتایا گیا ہے کہ نواب صاحب جوئے کے بے حد رسیہ ہیں اور انہوں نے اپنی تمام جاگیر اور وسیع و عریض جائیداد فروخت کر کے گریٹ لینڈ اور ایکریمیا کے جوئے خانے میں تمام رقم ہار دی۔ صرف یہ حویلی نما محل باقی رہ گیا تھا اور نواب صاحب نے اس کا بھی سودا کر لیا تھا، لیکن پھر قدرت نے انہیں سنبھلنے کا موقع دے دیا اور وہ سنبھل گئے۔ ان کے حالات تبدیل ہو گئے اور گو انہوں نے جاگیر دوبارہ حاصل نہیں کی، لیکن وہ پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گئے ہیں اور گو وہ اب بھی گریٹ لینڈ اور ایکریمیا کے جوئے خانے میں بھاری اور بڑی رقمیں ہارتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی دولت میں اب کوئی کمی نہیں آتی۔ لیکن ان قوائف میں یہ نہیں بتایا گیا کہ نواب صاحب کے پاس مسلسل دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ کیا انہوں نے کوئی سونے کی کان خرید لی ہے یا سونا بنانے کا کوئی قدیم نسخہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو گلشن جہاں بھی اختیار ہنس پڑی۔ ان حالات میں واقعی آپ کو یہی سوچنا چاہیے تھا۔ آپ نے جو کہا ہے وہ واقعی درست ہے، ایسا ہی ہوا ہے۔ میں ان دنوں گریٹ لینڈ میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، مجھے اس قسم کے حالات کا قطعی کوئی علم نہ تھا، لیکن پھر ڈیڈی کے ایک دوست سے ایک محفل میں ٹکراؤ ہو گیا اور اس نے ڈیڈی کے تمام حالات مجھے بتا دیے۔ میں بے حد پریشان ہو گئی اور میں نے ڈیڈی کو تلاش کیا تو ڈیڈی یہاں محل میں موجود تھے۔ میں نے ان سے فون پر بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے تمام برائیاں ختم کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پہلے جن چند کمپنی کے شیئر خریدے تھے وہ بھی منافع میں لگ گئی ہیں، اس لیے انہوں نے حویلی فروخت کرنے کی بات نہیں کی اور پھر ڈیڈی نے شیئر بزنس میں پوری دلچسپی لینی شروع کر دی۔ اور آپ یقین کریں پرنس، خوش قسمتی نے ڈیڈی کا ہاتھ تھاما اور ڈیڈی کے شیئر مارکیٹ کے کنگ بن گئے ہیں۔ اب پوری دنیا میں انتہائی منافع بخش شیئرز کے ڈیڈی مالک ہیں، اس لیے دولت ایک طرح سے سمٹ کے ڈیڈی کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی جا رہی ہے۔ گلشن جہاں نے بغیر کچھ چھپائے سب کچھ بتاتے ہوئے کہا، گڈ، واقعی یہ آپ کے نواب صاحب کی انتہائی خوش قسمتی ہے۔ ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ کے ڈیڈی نواب بہادر کے نام پر شیئر بزنس کرتے ہیں، کیا اس میں کوئی راز ہے؟ عمران نے کہا، نواب بہادر؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، میں نے ان کے شیئر کے سرٹیفکیٹ دیکھے ہیں اور وہ ان کے اپنے نام سے ہیں، میں نے تو یہ نام آج پہلی بار سنا ہے۔ گلشن جہاں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں بے حد مسرت ہوئی کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، اب ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں کچھ دیر آرام کرنا چاہیے۔ عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، آئیے ہم آپ کو مہمان خانے تک چھوڑ آئیے۔ گلشن جہاں نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، یہ ہماری عزت افزائی ہوگی۔ عمران نے جواب دیا اور جب گلشن جہاں اسے کمرے تک چھوڑ کر واپس چلی گئی تو عمران نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور شیروانی کے سائڈ جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول جیسا آلہ نکالا
और उसका बटन दबा दिया। आले पर मौजूद सब्ज रंग का बल्ब जल उठा तो इमरान ने इत्मीनान का सांस लिया, बटन ऑफ किया और फिर से वापस जेब में डाल दिया। ये इंतहाई जदीद साख्त का गायकर था। इसकी रेंज खासी वसी थी और इसमें ऐसा सिस्टम था कि इसे पूरी तरह रेंज में किसी भी जगह किसी भी किस्म का डिक्टाफोन, टेलीव्यू वगैरह मौजूद हो तो उस पर सुर्ख रंग का बल्ब सिर्फ जल उठता था, बल्कि इस जगह तक बाकायदा रहनुमाई करने का सिस्टम इसमें मौजूद था। सब्ज रंग के बल्ब जलने का मतलब था कि इस कमरे और ऐसे मुल्क का बाथरूम बल्कि बाहर बरामदे तक किसी भी किस्म की कोई फोन वगैरह नस्ब नहीं है। इमरान वापस मुड़ा, दरवाजा खोला ही था कि एक तरफ से एक मुलाजिम किसी जिन की तरफ नमूदार हुआ। हजूर हुक्म फरमाए। मुलाजिम ने रकू के बल झुकते हुए कहा, हमारे दरबारियों को फौरन हाजिर करो। इमरान ने कहा, दरबारियों? मुलाजिम ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, वो तो उन सबको साहिबान समझ रहा था। उसी का यह मालूम था किनको दरबारी कह रहा है। फिर इससे पहले कि इमरान से कुछ कहता, अचानक साथ वाले कमरे का दरवाजा खुला और जोसेफ और जवाना बाहर आ गई। खबर और चौहान को भी साथ ले आओ। इमरान ने उनसे मुखातिब होकर कहा तो वो तेजी से वापस मुड़ गए। तुम्हारे साथ यहाँ और कितने मुलाजिम हैं? इमरान ने मुलाजिम से मुखातिब होकर कहा, मेहमान खाने में हम 10 मुलाजिम हैं जनाब। मुलाजिम ने जवाब देते हुए कहा, और पूरी हवेली में? इमरान ने पूछा। हवेली में 60 तो होंगे जनाब। मुलाजिम ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? इमरान ने पूछा। जी मेरा नाम अहमद दीन है। मुलाजिम ने जवाब दिया। ठीक है तुम जा सकते हो। इमरान ने कहा, वापस कमरे में मुड़ गया, जबकि मुलाजिम अहमद दीन खामोशी से वापस चला गया। चंद लम्हों बाद खबर चौहान के साथ जोसेफ और जवाना भी कमरे में आ गए। जोसेफ और जवाना तुम बाहर का ख्याल रखो। इमरान ने जोसेफ और जवाना से कहा, वो दोनों सर हिलाते हुए बाहर जाकर रुक गए। अब मेरी बात गौर से सुन लो। 2 स्टार साहिबान, टाइगर ने जो इतला दी थी, किसी ये खबर मिली थी रजाबाद का नवाब रजा ही दरअसल नवाब बहादुर है और मंशियात के धंधे का मगरमच्छ है। तो मैंने उसके अलावा बाकी 2 स्टार को हदायत की कि वो नवाब रजा के बारे में तहकीकात करें। चनाचा आपके साथी 2 स्टार ने मुझे फकत बल्कि सिर्फ ये इतला दी कि नवाब रजा अपनी जागीर जुए की वजह से फरोख्त कर चुका था, लेकिन फिर इसके बाद अचानक बेतहाशा दौलत आ गई। इस लड़की अक्सर शुमारी इलाकों की सियाहत के लिए जाती रहती है और तहकीकात का लबे लबाब ये था कि नवाब रजा की लड़की गुलशन जहां सारा कारोबार के करता धरता है और नवाब रजा सिर्फ कंट्रोलर है। आप 2 स्टार के साथ इसलिए यहाँ आया था ताकि सूरत हाल को करीब से जायजा लिया जा सके, क्योंकि नवाब रजा के बारे में सिर्फ अपने तौर पर तहकीकात की थी। उसके मुताबिक नवाब रजा शेयर कारोबार में बेहद कामयाब जा रहा है और उसकी दौलत की वजह से उसके बिजनेस भी बहुत ऊपर जा रहा है। इसलिए सुपरस्टार ने ये सोचा कि हो सकता है कि नवाब को इस सारे धंधे का इल्म ही ना हो और ये धंधा गुलशन के सर पे हो रहा हो। चुनाचा टॉप स्टार प्रिंस ऑफ ठंड के रूप में यहाँ पहुंच गया। आप हजरात को यहाँ छोड़कर टॉप स्टार ने गुलशन से तफसीली गुफ्तगू की और टॉप स्टार इस नतीजे पर पहुंचा है कि गुलशन जहाँ एक सीधी सादी मासूम सी लड़की है, उसका इस धंधे से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन नवाब रजा मशकूक हो सकता है। इमरान ने बकाया तकरीर करते हुए कहा, तो इसके लिए इतनी सरदर्दी की क्या जरूरत है? नवाब रजा को उठवा कर सब कुछ उगलवा लेते हैं। खावर ने मुंह बनाते हुए कहा, और अगर नवाब रजा जिंदगी में मुलविस साबित न हुआ तो? इमरान ने कहा, तो क्या हुआ, वापस चले जाएंगे? खावर ने उस तरह बेनियाजाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा, अगर ये बात इस कदर आसान होती तो फिर ये सारा ड्रामा करने की जरूरत ही ना थी। जोसेफ और जवाना को भेजकर नवाब रजा को यहाँ से अगवा करा कर राना हाउस में इससे तफसील से पूछगिछ की जा सकती थी। तो अब नवाब रजा बहरहाल इंतहाई आला हलकों में रसाई रखता है और 4 स्टार की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उसे नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल इंटेलिजेंस को मुजरिम मार सबूत पेश करने होंगे और मंशियात के धंधे का सेटअप ऐसा होता है कि इसमें सबसे मुश्किल काम सबूतों का हासिल होता है। सिर्फ जखीरे पकड़ लेने से या मंशियात के आने या ले जाने वालों को, मेरा मतलब है कि कैरियर को पकड़ने से इस सेटअप पर कोई असर नहीं पड़ता। हमें सबूत हासिल करने के लिए पूरे सेटअप को इस तरह चेक करना पड़ेगा कि इस धंधे की बड़ी मछली को होशियार होने का मौका न मिल सके। इमरान ने कहा, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अब आपका क्या प्रोग्राम है? खावर ने कहा,
मैं ये चाहता हूँ कि रात को जब सब लोग सो जाएं तो नवाब रजा की रहायशगाह की इस तरह तलाशी लें कि अगर उसका इस धंधे से किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक हो तो उसका कोई दस्तावेजाती सबूत सामने आ जाए। इमरान ने जवाब दिया, ठीक है, कर लेंगे। चौहान ने कहा, मैंने मुलाजिम से मालूम किया है ये हवेली मेरी तवक्को से बड़ी है और यहाँ मेरे तवक्को से ज्यादा मुलाजिम है, इसलिए मैंने प्लानिंग की है कि जोसेफ को वापस दारुल हुकूमत भिजवा कर वहाँ से बेहोश कर देने वाले गैस के कैप्सूल काफी तादाद में मंगवा लिए जाएं और फिर इस गैस की मदद से पूरी हवेली में मौजूद अफराद को मीठी नींद सुलाकर खुद चालाकी से जल्दी से हम इस महल की तलाशी लें। हो सकता है कि इस महल के नीचे खुफिया तहखाने भी मौजूद हों और इसमें हमें जो मवाद चाहिए वो ऊपर हवेली के बजाय नीचे तहखाने में मौजूद हो, इसलिए तवील बेहोशी की गैस यहाँ फायर करना बेहद जरूरी है। इमरान ने कहा, आपकी प्लानिंग तो दुरुस्त है इमरान साहब, लेकिन आपको यहाँ के प्रिंस का रूप धारने की क्या जरूरत थी? आप इमरान के रूप में भी तो यहाँ आ सकते थे, कोई भी हवाला या बहाना बनाया जा सकता था, क्योंकि वो आपने अपने तौर पर नवाब रजा को अपने प्रिंस होने की दस्तावेजाती सबूत दिखाए, लेकिन हो सकता है कि वो इसकी बाकायदा तहकीकात कराए। चेकी की फिक्र मत करो, मैंने यहाँ आने से पहले सर सुल्तान से बात कर ली थी और किसी आजाद रियासत के बारे में जो अब सेक्रेटरी वजारत खारजा ही दे सकता है और कोई दूसरी वजारतें नहीं दे सकती। और यहाँ इस रूप में आने का मकसद सिर्फ इतना था कि नवाब रजा हमें रात तक रहने की इजाजत दे दे, वरना नवाब रजा इस मामले में इंतहाई अजीब आदात का मालिक है। वो अपने इस महल में किसी को भी ठहरने की इजाजत नहीं देता। अगर किसी का ठहरना जरूरी भी हो तो उसके लिए अलग एक इमारत मौजूद है, लेकिन एक तो प्रिंस होने के नाते, दूसरी अपनी बेटी के इस रिश्ते की दिलचस्पी के पेश नजर उसने मजबूरन हमें यहाँ ठहरने की दावत दी और मैं यही चाहता था, क्योंकि इस महल में रात के वक्त के बाहर से दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन है। इस अंदरूनी इमारत के बाहर इंतहाई खौफनाक और तरबियत याफ्ता कुत्तों का एक पूरा गिरोह सारी रात हिफाजत करता है और मुसल्ले चौकीदार भी मौजूद होते हैं। इमरान ने कहा, यह काम फिर भी तो किया जा सकता था, बाहर से अंदर गैस फायर की जा सकती थी। खावन ने कहा, नहीं, कुत्तों पर इस गैस के तासुरात दूसरे रोज भी इंतहाई देर बाद नुमाया नजर आते हैं। मैं नहीं चाहता कि जब तक कोई दस्तावेजाती सबूत ना मिल जाए उस वक्त नवाब रजा को इस बारे में कुछ मालूम हो सके। अब हम इमारत के अंदर मौजूद हैं और अंदर गैस फायर करने से बाहर मौजूद कुत्तों और चौकीदारों तक इस गैस के असरात पहुंचेंगे और ना ही नहीं मालूम हो सकेगा कि अंदर क्या हो रहा है, और सुबह उठने वाले लोग सिर्फ इतना महसूस कर सकेंगे कि उनके जिस्म किसी कमजोरी का शिकार है और बस। इमरान ने मजीद वजाहत करते हुए कहा, इमरान साहब, आपने जो डिग्रियां दिखाई हैं उनमें तो आपकी वरीयत लिखी हुई होगी और आपके वालिद इस कदर मशहूर आदमी है कि इन्हें लामहाया नवाब रजा भी जानता होगा। अचानक चौहान ने कहा तो खावर भी चौंक पड़ा। अरे हाँ, इसका तो मुझे भी ख्याल नहीं आया था। खावर ने भी चौंकते हुए कहा, वो डिग्रियां प्रिंस ऑफ धम्प की थी, जिसके वालिद किंग ऑफ धम्प है, और बस। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है कि आपने जाली डिग्रियां तैयार करा रखी हैं? दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, असल में प्रिंस ने बाकी डिग्रियां हासिल की हैं और उनकी बाकायदा रिकॉर्ड भी यूनिवर्सिटी में मौजूद है। ये और बात है कि ये डिग्रियां एजाजी हैं, ऐसी एजाजी डिग्रियां जैसे किसी सरबराह मुमलिकत या सरबराह सूबा या किसी गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दी जाती हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो उन दोनों ने इस अंदाज में सर हिलाया जैसे अब बात उनकी समझ में आ गई हो।